Good morning, class 10. Today we are going to start the Gupta dynasty. So we will start, and we have already completed our Mauryan dynasty. Then we have done Satava dynasty, Sunga dynasty. Then we will move today with Gupta dynasty. Now, who is the founder of the Gupta dynasty, and how long they have ruled? The Gupta dynasty emerged at the end of the Kushana dynasty. It was been said that कुशाना डायनेस्टी एट द एंड व्हेन दे एट द एंड जब वो एकदम अपने एंड में थे, ठीक है. सो व्हेन दे वे एट द एंड, तो व्हेन हु वाज एट द एंड, कुशाना डायनेस्टी जब अपने अंत में थे इन द नॉर्थ, तो दैट ड्यूरिंग 230 सी कॉमन एरा, ठीक है ना. सी ई मीन्स कॉमन एरा. तो उससे लार्ज पार्ट ऑफ इट, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो कुशाना का जो एरिया था नॉर्थ एंड इंडिया में, वो किसके अंडर आ गया? वॉज केम अंडर द रूलर ऑफ शाखा मूरन. ये एक रूलर थे जिन्होंने उस एरिया को कैप्चर किया था, कनकर किया था और रूल करने लगे. कब तक इन्होंने रूल किया? दे रूल टिल 250, दैट इज़ 20 ईयर्स. 230 में कुशाना जो थे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे और वो डिक्लाइन होने लगे, तो जिसके कारण नॉर्थन एरिया जो था उनका, वो किसके अंदर चला गया? शाखा मूरन के अंदर चला गया. और उन्होंने लगभग दे रूल 250, ओके, तो लगभग 20 ईयर्स. उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी एग्जिस्ट हुआ, और कहा गया इसकी एग्जिस्टेंस कब से होती है? 275 CE कॉमन एरा. ना श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी. तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेना है, 1 मार्क्स की जो है ये. तो श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन प्रज्ञा प्रशस्ति. व्हाट इज प्रज्ञा प्रशस्ति? प्रज्ञा प्रशस्ति मीन्स व्हेन अ किंग हैज डन वेरी गुड आर्ट, अ वेरी गुड ऑफ वर्क, आइदर इन आर्ट और लिटरेचर और एनीथिंग, तो उसके बारे में जब भी कुछ ऐसा होता था तो वो लोग उसे इंस्क्राइब करके उसको लिख दिया जाता था. तो इसी तरह से उसको प्रज्ञा प्रशस्ति, या उसे इंस्टॉल कर देते थे ताकि वो कभी सभी जो है उनको देखे और उनको समझे क्या लिखी हुई है, ताकि लोगों को आने की पीढ़ी जो होगी, नेक्स्ट पीढ़ी, जनरेशन, नेक्स्ट किंग, दे विल बी प्राउड टू नो अबाउट. तो इसी तरह से प्रज्ञा प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया? समुद्रगुप्ता. कहा गया उन्होंने उसमें खुद हैज़ डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्री गुप्ता. तो ये ग्रेट ग्रैंडसन किसके हैं? श्री गुप्ता के हैं, और ये मेंशन किया गया प्रज्ञा प्रशस्ति में. साथ में आफ्टर श्री गुप्ता के बाद इनके जो नेक्स्ट रूलर कौन है? घटोत्कच. ये कौन थे? ये श्री गुप्ता के पुत्र थे. ही बिकम द रूलर ऑफ द गुप्ता रूलर. और इन्हें टाइटल से किस नाम से बुलाया गया? महाराजा. तो श्री गुप्ता के बाद नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट सक्सेसर घटोत्कच. घटोत्कच को किस नाम से उसको बोला गया? उसे किस नाम से लोगों ने, और खुद उन्होंने, महाराजा. ठीक है. तो इसी तरह से ये अभी तक हमने 2 रूलर्स के बारे में समझ पढ़ा. अब आफ्टर घटोत्कच के बाद तो यहाँ पर कौन आया? हिज सन, उसके जो बेटे थे चंद्रगुप्ता, बिकम द गुप्ता रूलर. तो ये उसके बाद चंद्रगुप्ता बना, और इससे पिता को जो टाइटल मिला था महाराजा का, बेटे को मिला महाराजा धीराजा. ठीक है. तो इसी तरह से इसे महाराजा धीराजा के नाम से दैट वाज इज बीन प्रेज्ड. और इसके बाद ही मैरिड, ये इन्होंने जो शादी की, तो जो प्रिंसेस थी वो कहाँ की थी? लिच्छावा डायनेस्टी की, जो आपने दैट वाज महाजनापदस में पढ़ा था. 16 जनापदस के अंदर एक जनापद था लिच्छावा डायनेस्टी. प्रिंसेस कुमारा देवी इनके साथ. सो इन 1319 चंद्रगुप्त फर्स्ट इनिशिएटेड इन एरा. तो कहा जाता है 319 CE में चंद्रगुप्त जो है ना, इन्होंने अपना एक नया एरा शुरू किया था, और इसे फेमस किस नाम से रखा गया? गुप्ता संवत के नाम से. ठीक है. जिस तरह से हिंदी कैलेंडर जो है, अगर इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो उसे किस नाम से बोला जाता है?
विक्रम संवत, है ना, VS इस तरह से लिखा जाता है उसके अंदर। तो इसी तरह से विक्रम, V फॉर विक्रम, S फॉर संवत, विक्रम संवत। तो इसी तरह से इन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो क्या किया, इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी इनिशिएट किया एक एरा, एक पीरियड की शुरुआत की, और उसको जो है लोग फेमस किस नाम से रखा, गुप्ता संवत के नाम से। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है समुद्रगुप्ता। ना समुद्रगुप्ता जो थे, कौन थे ये चंद्रगुप्त के पिता थे। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्ता एज ए सक्सेसर। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने बेटे समुद्रगुप्ता को अपॉइंट किया एज अ सक्सेसर, एज अ रूलर, एंड हिज आइडियल, इसकी जो आइडियल थी वॉज कंकोरिंग एंड इन कंकरिंग मीन्स आसपास के जितने राज्य थे उन सभी को आपस में क्या करना, मर्ज करना है और यूनिफाई करके एक बहुत बड़ा राज्य बनाना है। क्योंकि ये शुरुआत की थी, किसने शुरुआत की थी, ये इसकी शुरुआत की थी इनके खुद के जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर श्री गुप्ता ने। तो इसी तरह से धीरे धीरे बाद में फिर घटोत्कच आए, उन्होंने कुछ एरिया को बढ़ाया। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्ता आया, और उसके बाद फिर समुद्रगुप्ता। तो इसी तरह से कहा जाता है कि इसी तरह से इन्होंने अपने अपने सभी लोगों ने अपने अपने समय में अपने एरिया को एक्सटेंड किया था। ही एक्सपैंडेड गुप्ता एम्पायर। फिर ही बिलीव्स इन इम्पीरियलिज्म, मत ही इज कोर्ट पोएट हरिसेना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ही बिलीव्स इन इम्पीरियलिज्म। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म? Now his court poet Harisena has described about his victorious military expenditure in his record. ना यहाँ पर भी imperialism, ना meaning is इसकी meaning क्या है? इसकी meaning है that a country which is ruled by outside external power, country और area कोई भी हो, ruled by external का मतलब होता है बाहर वाले, एक्सटर्नल पावर। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इम्पीरियलिज्म के मतलब कि कंट्री रूल्ड बाय, फिर से लिख रही हूँ, रूल्ड बाय एक्सटर्नल, मतलब उस देश को, उस राज्य को उसके खुद की डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। एक्सटर्नल पावर, वहाँ जो भी रूलर होगा जिसने उन पर रूल करना शुरू किया, कनकर करके उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। जैसे इंडिया ऑल्सो बिन कनकर्ड और इंडिया हैज़ बिन इम्पीरियल बाय अंडर ब्रिटिश। तो इंडिया क्या था, इम्पीरियलिज्म था, किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के। और इसके ऊपर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश रूल कर रही थी। तो ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस चीज़ों को, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही बिलीव्स इन इम्पीरियलिज्म, इसलिए उन्होंने जितने आसपास के राज्य को कंट्रोल किया और उसने उस पर रूल करना शुरू कर दिया इसी तरह से। तो इसी तरह से क्या हो गया, उसकी जो एरिया थी वो बढ़ने लगी और इस तरह से उसका राज्य धीरे धीरे फैलने लगा। हिज कोर्ट, इसके जो कोर्ट थी, जो राज्य था उस समय, इनके कवि जो थे हरिसेन थे। ये जो है कहा गया, ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इन हिज रिकॉर्ड इन इलाहाबाद परिस्थिति। इन्होंने भी इलाहाबाद परिस्थिति में इसकी सारी जितना एरिया उन्होंने कनकर्ड किया मिलिट्री के थ्रू, विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेंडिचर में ऑब्वियसली जब लड़ाई वो जब युद्ध में जाएंगे, किसके बल पे जाएंगे, किसके भरोसे जाएंगे, बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर। तो इसी तरह से उन्होंने उस चीज़ों को इलाहाबाद परिस्थिति में भी बताया है, इस चीज़ों को लिखा है। तो इस तरह से इसके बारे में पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट, these records are inscribed on the same pillar on which Ashoka's edicts are inscribed. अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है, मेंशन कर रहे हैं कि ये चीज़ उसी में ही लिखी गई है जिसमें अशोका ने भी अपने बारे में इंस्क्राइब किया था। तो सेम इसी चीज़ों को उसी पिलर्स में
समुद्रगुप्ता के बारे में भी इंस्क्राइब किया हुआ है। तो एक ही पिलर्स में दोनों राजा के बारे में लिखा गया। अशोका वाज आल्सो ग्रेट एम्परर। और समुद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर समुद्रगुप्ता वाज अ वेरी पावरफुल एंड सक्सेसफुल रूलर। इसी तरह से these records, okay, now the rulers and countries which were won by Samudragupta can be divided into 5 parts. अब इन्होंने जितने एरिया को कनकर किया उन सभी को उन्होंने उस एरिया को कितने में डिवाइड किया? 5 पार्ट्स में। द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना, तो जो एरिया आता है इस रिवर के अंदर, गंगा एंड यमुना इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। डोब्स, तो द लैंड बिटवीन द रिवर्स जो होते हैं उसको डोब्स बोलते हैं, ठीक है। द लैंड बिटवीन द रिवर्स जो है इन दोनों के, तो वो डोब्स हो गए, तो वो एरिया हो गया। स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, तो अब ईस्टर्न हिमालय का ईस्टर्न जो भी एरिया है वो वाला हो गया, वो सेकंड हो गया। द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विंध्या रेंजेस, विंध्या रेंजेस ये कहाँ पर है? ये नर्मदा रिवर्स है नीचे, महाराष्ट्र गुजरात के बीच में से है। तो इसी तरह से उसके बीच में ये विंध्या रेंज, उन बॉर्डर, और एमपी, कुछ एरिया एमपी में भी है इसका। तो इसी तरह से इस एरिया में है। तो हमने अभी देखा 1, ये 1 हो गया गंगा यमुना वाला। ईस्टर्न हिमालय 3 हो गया, विंध्या रेंज 3 हो गया, हिमालय वाला सेकंड हो गया। ईस्टर्न डेक्कन आपने पढ़ा है 9th में ही, डेक्कन प्लेटो किसे बोलते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटो याद होना चाहिए इस तरह से। विंध्या, देखो विंध्या रेंज यहाँ है, ये है विंध्या रेंज, ठीक है, ये विंध्या रेंज है। अब डेक्कन प्लेटो ये वाला है। जब प्लेटो को डिवाइड किया था 2 सेंट्रली, तो ये नीचे वाला जो था पोर्शन, इसको कहा गया था डेक्कन, ऊपर वाला था सेंट्रल प्लेटो के नाम से। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ईस्टर्न डेक्कन 4 हो गया। एंड द फिफ्थ वन कौन सा आया? स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पे ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, ये पूरा, क्योंकि ये पूरा एरिया आ रहा है साउथ इंडिया वाला पूरा, लगभग ईस्टर्न डेक्कन ईस्ट वाला पोर्शन, इस तरह से ये पोर्शन को, ठीक है, ये हो गया। अभी मैप के थ्रू अभी और देखेंगे। फिर इस तरह से 4th हो गया। 5th कौन सा हो गया? शाका एंड कुशाना का स्टेट जो था, ठीक है, क्योंकि कुशाना के एंड में ही, उसके एंड में होते होते कुशाना पे कब्जा किसने किया? शाका ने किया था। याद होना चाहिए 230 और 250। 230 CE में कुशाना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा था, डिक्लाइन हो रहा था, है ना। अभी हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में ही पढ़ा, डिक्लाइन हो रहा था। फिर बाद में उसी वक्त शाका ने उस पर रूल करना शुरू किया और उसने रूल 250 तक किया, 250 CE तक किया था। तो ये एरिया, उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड का शुरू हुआ 275 में, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये 5th एरिया हो गया, जहाँ पे 5th एरिया में इन दोनों स्टेट को मर्ज किया हुआ था जिसने गुप्ता ने किया था। तो इसी तरह से ये 5 स्टेट्स उन्होंने डिवाइड कर दी और रूल करने के लिए उनके लिए इजी हो गई। विटनेसिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्टोरियस, तो इसकी जो विक्टोरियस इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, एरिया बढ़ रहा था, तो स्मिथ हैज़ राइटली कॉल्ड हिम, तो स्मिथ जो थे फॉरेनर्स, उन्होंने इन्हें नाम दिया द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिस तरह से नेपोलियन पूरे अपने एरिया और इवन इंडिया के अंदर भी आने के बाद उन्होंने रूल किया, कैप्चर किया, उसके बाद वापस चले गए, लेकिन एटलीस्ट उसने एंटर किया, उसको कैप्चर तो क्या था, कनकर किया था, है ना। तो इसी तरह से इसको नाम दिया गया था। इसको अंडरलाइन कर लेना, हु हैज़ बीन कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड बाय whom it has been called, by whom has the name has been given. So the name has been given by the Smith, and Samudragupta has been called as the Napoleon of India. Okay, तो ये याद रखना। फिर आता है एज पर द इलाहाबाद प्रशस्ति में जो लिखी थी इंस्क्राइब्ड, उसके अकॉर्डिंग ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। उसमें ये भी लिखा गया था कि इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारी। समुद्रगुप्ता पॉसेस्ड अ वेरी पावरफुल नेवी। क्यों? उनको नेवी की क्या दरकार थी? बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया बेटा, यहाँ पर जो है साइड में सी है,
तो ऑब्वियसली कोई भी आक्रमण कर सकता है इस रास्ते से। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें नेवी चाहिए, अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए। तो इसीलिए इसके पास पावरफुल नेवी था, थ्रू विच ही स्ट्रेंथन हिज फॉरेन रिलेशंस, जिसके कारण साथ साथ उन्होंने अपनी अच्छी खासी रिलेशन किसके थ्रू, इस रास्ते के थ्रू बाहर के जो राज्य थे उनके साथ मिलके उनका रिलेशन उन्होंने अच्छा बनाया। समुद्रगुप्ता परफॉर्म द अश्वमेधा याचना ऑल्सो, हमने आगे भी डिस्कस किया था। मैं अश्वमेधा जो राजा वो पूजा करने के बाद जो अश्व छोड़ते हैं, मोस्टली हॉर्स को छोड़ते हैं, और कोई भी उसको पकड़ लेता तो उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगर नहीं पकड़ता है तो फिर उसको उसके अंडर में रहना पड़ता है। तो इसी तरह से इन्होंने भी, समुद्रगुप्ता ने भी अश्वमेधा याचना परफॉर्म किया। अश्वमेधा न, इसके साथ साथ अश्वमेधा पराक्रम कैन बी सीन इंस्क्राइब ऑन हिज कॉइन, और इसकी तरह उसकी पिक्चर भी बनाई गई है, उसमें लिखा गया था अश्वमेधा पराक्रम, और उसके कॉइन में इंस्क्राइब करके उसको सर्कुलर भी किया गया था। ही वॉज वेरी गुड इन फाइन आर्ट्स, इसे आर्ट में भी बहुत अच्छी रुचि थी, गुड इन आर्ट। साथ इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सेलेंट पोएट। तो यहाँ पर देखो, ही वॉज गुड इन आर्ट, ही ऑल्सो बीन कॉल्ड एज एन एक्सेलेंट पोएट, बहुत अच्छे कवि थे खुद। एक्सेलेंट म्यूजिशियन, म्यूजिक में भी रुचि रखते थे। ही वॉज अ गुड म्यूजिशियन ऑल्सो, बिकॉज किसके थ्रू पता चला, बिकॉज इमेज हैज बीन फॉर्म्ड प्लेइंग हार्प इन इंस्क्राइब ऑन द बैक ऑफ द कॉइन, क्योंकि इस कॉइन में उनकी एक छवि थी जहाँ पे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, हार्प। तो इसी तरह से इससे पता चलता है कि वो एक अच्छे खासे एक्सेलेंट म्यूजिक में भी रुचि रखते थे। ही वॉज अ वॉरशिपर, और ये किस भगवान को मानते थे, विष्णु को, ठीक है। बट ही ऑल्सो इक्वल रिगार्ड ऑल द अदर रिलीजियस ऑल्सो, ये अच्छी बात थी उनकी कि भले वो विष्णु भगवान में मानते थे, विष्णु भगवान को पूजते थे, लेकिन साथ साथ बाकी सभी रिलीजियस को इक्वल ही इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। तो इसी तरह से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इन सभी में समुद्रगुप्ता, अभी हमने जो पढ़ा उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मेनली आता है कभी कभी, तो समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है, या फिर उसके आर्किटेक्चर्स के, या फिर उसके अचीवमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो ये गुप्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी आपको एक मैप देखते हैं, आपके बुक में जो मैप है उसके अकॉर्डिंग ना, ये जो मैप है आपके बुक में भी एक मैप है, मैंने इसमें अलग से एक उसकी पीरियड के मैप लगाई है, तो इसके थ्रू एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से कलर, इसमें कलर वाली है थोड़ी, देखो यहाँ पे कुशाना है, ये रहा कुशाना, ठीक है, कश्मीर, तक्षशिला। तो इस तरह से ये जो एरिया है ना, ये वाला दिखा रहा है, ये कोर एरिया ऑफ गुप्ता, लच्छावा डायनेस्टी, ये इधर है। तो ये कोर एरिया है, और ये जो पिंक कलर की जो बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर है उसका खुद का एरिया। इन्होंने इस एरिया में, मतलब इस बॉर्डर के थ्रू जो दिखा रहे हैं, दैट इज़ द आउटर बॉर्डर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता जो है इतना बड़ा एम्पायर जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ये दो अलग अलग जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो है ना, इसके इंडेक्स में जाओगे तो आपको दिख जाएगा इंडेक्स में कि किस तरह से बता रहा है कि कोर रीजन से आउटर बाउंड्री कलर जो है, तो ये अलग अलग रूलर्स के अलग अलग। तो यहाँ पे मेनली जो दो वाला है, एक ब्लू और एक येलो कलर है, वो बाहर वाले के क्षत्रिय, और ये वटाका डायनेस्टी वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है अप्रॉक्सीमेट एक्सटेंट है गुप्ता टेरिटरी के। तो इसी तरह से ये आपके बुक में जो है वो भी, और ये लगभग सेम जैसा है, इसमें थोड़ा सा कलर दिखा रहा है, कुछ नहीं है वैसा, ठीक है। एक बार इसको आप देख लेना, उसके रीजन्स को थोड़ा सा से समझ में आ जाएगा। एक और है थोड़ा सा, वो भी देखते हैं। ये मैप उससे थोड़ा अलग है, मतलब उसके बाद वाला है, उस ये बाद वाला पीरियड का है। ये देखो यहाँ पे कुछ शाना दिख रहा है आपको, वही है। फिर ये जो कोर एरिया था उसमें थोड़ा छोटा था, इसमें ये कोर एरिया थोड़ा बड़ा हो गया है। और ये जो बाउंड्री थी ये थोड़ी लिमिटेड हो गई यहाँ से, है ना। तो इसी तरह से ये वाला थोड़ा उसके बाद वाले पीरियड का है, इस तरह से। और ये वाला राज्य इसमें जो येलो कलर का था वो इसमें है नहीं,
इसमें कोई और आ गया है, ब्लू वाला तो वापस इसमें ही है, दैट वाज वटाका, अजंता। इस तरह से ये वाले आउटर बाउंड्री है किंगडम्स के, आउटर ये वटाका किंगडम्स के, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला अलग है। ये कब से कब तक का पीरियड बताया जा रहा है, देखो ये 450। यहाँ पे उसके कैपिटल्स बता रहे कि कैपिटल्स कौन कौन से थे। पाटलिपुत्र जो थी, पाटलिपुत्र यहाँ पे है, ये रहा पाटलिपुत्र, ये कैपिटल, ठीक है। तो ये कैपिटल था उनका। फिर कॉमन लैंग्वेज जो थे उस पीरियड में, संस्कृत, प्राकृत, वर्नाकुलर मीन्स लोकल लैंग्वेज बोला जाता है। रिलीजियस हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, उस समय जैनिज़्म, गवर्नमेंट मोनार्ची। तो इसी तरह से ये जो है दूसरा मैप है। ये मैप जो है ये आपकी बुक वाली मैप है, जिसमें कोई कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने आपको वो मैप जो है दिखाई, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे सिर्फ कश्मीर बता दिया गया और कोर रीजन स्टार्टिंग वाला जैसे मैंने बताया था कोर रीजन है। फिर ये पाटलिपुत्र उसका कैपिटल हो गया। इस तरह से एक्सटेंशन बता रहे, इसमें एक ही मैप है आपकी बुक में, ठीक है ना। ये एरिया और ये वटाका वाला है अलग से आ गया। ये एरिया जो है ये किसका था, ये है दैट वाज समुद्रगुप्ता इसमें में। और यहाँ पे देखो ये चीज़, इसमें ये चीज़ बता रही है कि इसकी जो कलर है 3 डिफरेंट कलर्स है। तो पहला कलर जो है चंद्रगुप्ता ने कन करके, फिर दूसरा वाला जो कलर दिख रहा है दिस वन, ये हो गया हमारा समुद्रगुप्ता ने। और चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने कौन सा एरिया किया, तो चंद्रगुप्ता ने मोस्टली कौन सा किया, ये वाला किया, ठीक। फिर समुद्रगुप्ता ने ये वाला किया, समुद्रगुप्ता, तो ये चंद्रगुप्त है, ये समुद्रगुप्त है। और ये वाला कोर वाला कौन सा था, सॉरी चंद्रगुप्त है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, और इस तरह से ये रूलर्स जो थे अपने अपने पीरियड में इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड और चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये याद रखना, गुप्ता जो है फर्स्ट सेकंड करके भी आ रहा है, तो इसी तरह से चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड भी है। फिर हम मूव करते हैं अपने चैप्टर। उसी तरह से हमने अभी समुद्रगुप्ता चैप्टर्स का समुद्रगुप्ता टॉपिक कंप्लीट किया। समुद्रगुप्ता के बाद हम मूव करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। ना चंद्रगुप्त सेकंड जो थे चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता। तो यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे कौन थे, समुद्रगुप्त। अब वापस यहाँ पे कहा गया चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि अब समुद्रगुप्त का जो बेटा हुआ उन्होंने अपने पिता का ही नाम रख लिया, और वो क्या नाम रखा उन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड, किसके बेटे, समुद्रगुप्ता के। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवराजा और देवगुप्ता। तो इसी तरह से इन्हें भी नाम दिया गया, चंद्रगुप्त सेकंड को देवराजा या देवगुप्ता के नाम पे। ही एक्सपैंडेड, इन्होंने अपनी एम्पायर एक्सपैंड की, अलायंसेस के साथ मर्ज किया राज्यों के साथ। ये सिस्टम बहुत पुराना है कि दूसरे राज्यों की प्रिंसेस से शादी होती है तो मोस्टली सम पार्ट ऑफ एरिया हैज़ बिन अंडर ऑन दैट, उसके अंडर में जाता है। युद्ध किए बगैर उनको ये विक्ट्री मिल जाती है। तो इसी तरह से ये चीज़ें बहुत कॉमन थी इस समय। सो ही गॉट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वटाका किंग रुद्रसेना। तो हमने अभी देखा था वटाका किंगडम कहाँ पर था, नीचे उसके साउथ में था गुप्ता एम्पायर के, ठीक है ना। तो ये याद रखना वटाका कहाँ सा था, नीचे था, हमने देखा था अभी अपने मैप में। तो प्रभावती जो थी उसकी जो बेटी थी चंद्रगुप्ता सेकंड की, गॉट हिज डॉटर प्रभावती मैरिड टू वटाका किंगडम्स के जो किंग थे कौन, रुद्रसेना, उससे शादी करवाई। आफ्टर हिज डेथ, जब वो मर जाता है, आफ्टर हिज डेथ प्रभावती बिकम द एक्चुअल रूलर बाय मेकिंग अ यंगर सन। तो जब उनके पति मर जाते रुद्रसेन, तो फिर बची कौन, प्रभा देवी जो थी, अब उसकी रूलर जो थी देखा गया वो बन गई एक्चुअल रूलर। तो उन्होंने अपने बेटे जो छोटा था यंग, उसको लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छोटा था, तो इसलिए उसने उसको राजा घोषित करके
वो बन गए रूलर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त उसने क्या किया, चंद्रगुप्त had established his indirect rule upon the states of Vataka also। तो इसी तरह से चंद्रगुप्त ने भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर ही लिया था वटाका में भी। तो चंद्रगुप्ता सेकेंड वॉज ऑल्सो ऑक्युपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात एरिया। ये एरिया को भी उन्होंने कनकर कर लिया था चंद्रगुप्त सेकेंड ने, गुजरात वाला एरिया। ही मेड उज्जैन हिज सेकेंड कैपिटल, और इसीलिए उन्होंने उज्जैन को अपना सेकेंड कैपिटल बनाया। और आफ्टर गेनिंग विक्ट्री, उनको विक्ट्री मिलने के बाद, आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन शाकाज, क्योंकि ये बाहर वाले फॉरेन इन्वेड बार बार कर रहे थे, तो उन पे भी इन्होंने इनको हरा के उनसे जीत हासिल की। तो इन पे जो लोगों ने, वहाँ के राजा थे, रूलर्स जो थे, स्मॉल किंग्स एंड द पीपल, दे गिव हिम द सरनेम, टाइटल क्या दिया, विक्रमादित्य। तो इसी तरह से विक्रमादित्य इन्हें नाम दिया गया, किन्हें, चंद्रगुप्त सेकंड को नाम दिया गया। तो इससे याद रखना विक्रमादित्य। तो कौन थे विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिन्हें इस नाम से उसे क्यों नाम दिया गया, बिकॉज इन्होंने किसके ऊपर जीत हासिल की थी, बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन शाखा। तो इसी तरह से ये युद्ध जीती थी शाखा के हरा के, इसके बाद उनको ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, अब आता है कुमारगुप्ता महेंद्र आदित्य। ये थे अब कौन, आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनका जो बेटा था, उनका बेटा जो था वो बना कौन, कुमारगुप्ता, बिकम द रूलर। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनका बेटा कुमारगुप्ता बना। कुमारगुप्ता इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, और उन्होंने क्या किया, कुमारगुप्ता ने यूनिवर्सिटी बनाई जो एंशेंट, और अभी पता है वर्ल्ड फेमस जो उस समय थी, बाहर के लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे। स्टिल इट हैज़ सब ग्लोरीज, इसकी हिस्ट्री आज भी वैसी ही है। हिज अम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में, तो वहाँ से ईस्ट बंगाल तक। तो कहा गया इसकी जो एक्सटेंशन थी बढ़ती गई। इन द लास्ट डे ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवॉल्ट, लेकिन अंत में जब उनकी जो रूलिंग पीरियड थी उस समय पुष्यमित्रा के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी। ठीक है, फिर आता है स्कंदगुप्ता। और स्कंदगुप्ता कौन थे, स्कंदगुप्ता जो थे, अब ये कौन है, ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा नहीं था ये। स्कंदगुप्ता became the successor of the king and it is known from जूनागढ़ एडिट। तो इसके बारे में जो थे कि ये बड़ा बेटा नहीं था। हमेशा मोस्टली कुछ राज्यों में देखा गया कि बड़ा बेटा राजा बनता है, और कहीं हमने देखा कि वॉर पावर के हिसाब से, सोर्ड के हिसाब से जिसके पास पावर है वो उसके हिसाब से वो रूल करते थे। तो इसी तरह से कहा गया दैट, इसके बारे में पता चला कि जूनागढ़ में जो इंस्क्राइब किया गया था, एडिट की थी, लिखी गई थी, स्कंदगुप्ता रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ड बाय मौर्यन रूलर। तो इन्होंने उसमें ये लिखा गया कि स्कंदगुप्ता जो है ना, वो सुदर्शन लेक बनाई गई थी किसके समय में, मौर्यन पीरियड में। उन्होंने उसको रिनोवेट किया, टूट फूट गई होगी, उसको वापस अच्छा किया। एंड इट हैज़ बीन मेंशन इन जूनागढ़ एडिट दैट वाइल असेंडिंग द थ्रोन, कि जब वो राजा बन रहे थे, स्कंदगुप्ता हैड टू कन्फ्रंट द डेडली हुसैन इन हिज डिस्गाइज्ड ऑफ मेलिचाज। फाइनली स्कंदगुप्ता डिफीटेड द ओनर्स। तो ये जो थे फॉरेनर्स, ये भी फॉरेनर्स है कि जब वो अपने आप में राजा घोषित करके अपने आप थ्रोन हासिल कर रहे थे, तो उस समय उसकी जो कन्फर्म उनकी लड़ाई किसके से हुई थी, बहुत डेडली क्यों कहा गया, बिकॉज ये हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग बेस बना के, और ये हमारे देश में ये भी यूनस जो है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, ये भी इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड में देखना, अगर आप पेज एंड में जाओगे चैप्टर के, तो आपको दिख जाएगा ये फॉरेन इन्वेडर्स करके जो है कुछ टॉपिक्स आएगा। तो ये लोग जो थे परेशान बहुत कर रहे थे, लेकिन अंत में स्कंदगुप्ता जो थे वो इनको डिफीट कर सके और उन्हें हराया। तो आज हम लोग जो है यहाँ तक करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये जो मैंने कहा था कि गुप्ता पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जो है समुद्रगुप्ता है, और उसी तरह से तो यहाँ पे ओवरऑल कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी पूछा जाता है। समटाइम्स ये नहीं पूछ के गुप्ता
डायनेस्टी की कल्चरल अचीवमेंट नहीं पूछ के समुद्रगुप्ता के बारे में ही पूछ लेते हैं। तो ये दोनों को मर्ज कर देंगे, समुद्रगुप्ता ने क्या क्या किया था अचीवमेंट, और ये वाला मर्ज कर देंगे तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर।